डियर स्टूडेंट, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के आज के क्लास में उद्योग से संबंधित एक विषय है और वह है वस्त्र उद्योग, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व के दो क्लासों में हम लोगों ने उद्योग के प्रारंभिक विषयों को देखा था कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय उद्योग की स्थिति क्या थी और स्वतंत्रता के बाद भारतीय उद्योग की स्थिति क्या हुई, यानी किस प्रकार से हमारा देश उद्योग के क्षेत्र में विकास किया। अब हम बारी बारी से जितने औद्योगिक विकास हुए हैं उनको उद्योगवार अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस उद्योग में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय है वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जहाँ तक वस्त्र उद्योग का प्रश्न, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का प्रश्न है, तो ये प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। प्रोस्पेरस रहा है। ठीक है, और इस वस्त्र उद्योग के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत सूती वस्त्र का ही एक और विशिष्ट रूप हम लोग बोलते थे मलमल। इसके अलावा रेशमी वस्त्र जो रेशम से बनता था, और मोटे वस्त्र जो सुतरी से बनता था, ऊनी वस्त्र जो ऊन से निकाला जाता है। ठीक है, यस। तो ये जो बातें लिखी गई हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन सिर्फ हम देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आज़ादी के बाद जो वस्त्र उद्योग है और उसका जो विकास हुआ है उसका करना है। लेकिन भूमिका के रूप में, इंट्रोडक्शंस के रूप में हमें समझाना है कि आखिर भारत वस्त्र उद्योग के परिवेश में इसकी स्थिति शुरू से क्या रही। तो इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो पाएंगे कि जो भारत की सबसे प्रथम सभ्यता थी, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत था। मोहनजोदड़ो से उस समय का अभी भी वस्त्र का लिपटा हुआ टुकड़ा प्राप्त हुआ है, और वस्त्र के आधार पर ही इस कपास को यूनान के लोग सिंडोन कहा करते थे। सिंडोन किस लिए कहते थे? क्योंकि ये कपास सिंधु नदी से जाता था, तो सिंधु नदी का भ्रंश सिंडोन था वहाँ, और इसी कारण से वस्त्र को सिंडोन के नाम से वो लोग जानते थे। सिंडोन। हाँ, और उसके बाद ग्रेजुअली आप देखेंगे तो वैदिक काल आता है, या मौर्य काल आता है, मौर्योत्तर काल आता है, गुप्त काल आता है, या गुप्तोत्तर काल आता है। ये जो वस्त्र उद्योग था वो काफी संपन्न था। इसके कुछ केंद्र बहुत ज्यादा विकसित थे, जैसे दक्षिण भारत का उरैयूर जो तमिलनाडु में, ये वैश्विक स्तर पे यहाँ का वस्त्र जो है मशहूर था। मथुरा का सटका, बनारस जो आप देखते हैं उसका रेशमी वस्त्र, और भी बहुत सारे कांची, ये सब जगह थे जहाँ के वस्त्र जो है वैश्विक स्तर पे मशहूर थे। और बाकी संपूर्ण भारत में जो था हथकरघा उद्योग के रूप में ये उद्योग काफ़ी विकसित थे। सिर्फ घरेलू बाजार ही इसके नहीं थे, बल्कि वैश्विक बाजार। और जब ब्रिटिश शासनकाल आया तो ब्रिटिशों के द्वारा जितने घरेलू उद्योग थे उन सभी को चौपट किया गया, बर्बाद किया गया। और इसके लिए उत्तरदायी क्या था? तो ब्रिटिश औद्योगिक नीति। हम लोग हिस्ट्री के क्लास में उन नीतियों को पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ उसका सिर्फ विवरण देना चाहते हैं। और ब्रिटिश औद्योगिक नीति क्या थी कि 1750 ईस्वी के बाद जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो एक महान परिवर्तन ये हुआ कि वहाँ अब हाथों का स्थान मशीनों ने ले लिया, और मशीन से जब उत्पादन होने लगा तो उत्पादन वृहत हुआ,
इसके लिए बाजार चाहिए था और इसके लिए कच्चा माल चाहिए। तो ब्रिटिश औद्योगिक नीति ये बन गई कि हम भारत को कच्चे माल के प्राप्तकर्ता के रूप में और बने हुए माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल करें। अब ये जो नीति स्थापित हो गई ब्रिटेन की, तो उससे क्या हुआ साहब कि भारतीय वस्त्र उद्योग, ये कपड़ा उद्योग पूरी तरीके से धाराशायी हो गया। कैसे हुआ? तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि बंदूक और गोलियां चली और तोपें चली, बल्कि नीतियां से जो है एक आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है। तो इसको कैसे किया? इसके लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई। जैसे जो ब्रिटेन के मशीन से बने हुए कपड़े थे, वो भारतीय हथकरघा के तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ थे और कम दाम थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो कपड़ा जब भारतीय बाजारों में आ गया, तो भारत में बने हुए कपड़े को लोगों ने लेना बंद कर दिया। जैसे आज मोबाइल के मामले में आप करते हैं कि सब चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फीचर्स वो कम दामों में दे रहा है वो दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं। यही ना बात है। यस सर। इसी तरीके से उसने कपास के क्षेत्र में दादनी प्रथा को अपना लिया कि कपास उत्पादकों को अग्रिम दे दिया करता था, और अग्रिम जिस किसान ने लिया उससे कम मूल्य पे कपास खरीदता था। अग्रिम एडवांस। अब ये कम मूल्य पर जब वो कपास बनेगा तो लागत उसकी कम आएगी, और यहाँ वही अंग्रेज उसी कपास को यहाँ के उत्पादकों को अधिक मूल्य पर बेचता था, तो इसके कपड़े महंगे हो जाते थे। तो ये उद्योग के क्षेत्र में वो नीतियां थीं, जिन नीतियों का परिणाम ये था कि भारतीय जो कपड़ा उद्योग था या वस्त्र उद्योग था, वो ब्रिटिशों के द्वारा धाराशायी कर दिया गया। क्लियर? तो ये सारी बातें थी। इसको मैं एक सेंटेंस में लिख देते हैं तो अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। लेकिन ये जो वस्त्र उद्योग था, ये ब्रिटिश नीतियों के कारण, ब्रिटिश नीतियों के कारण क्या हुआ साहब? धाराशायी हो गया। नीतियों के कारण धाराशायी हो गया। कैसे हुआ वो सब हम आपको स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। धाराशायी हो गया। परंतु धाराशायी तो हो गया, लेकिन ये धाराशायी कौन सा उद्योग हुआ? तो जो पारंपरिक रूप से चलते आ रहे थे, हस्तकरघा, उद्योग, यानी करघे से, हाथ के करघे से जो कपड़े बुने जाते थे वो धाराशायी हो गए। और अब वैश्विक स्तर पे उद्योग का या वस्त्र उद्योग में आधुनिकता आई। तो उस परिवेश में अगर देखते हैं हम लोग तो पाते हैं, परंतु उन्नीसवीं शताब्दी या 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में आधुनिक उद्योगों का, या कह लीजिए आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। अब देखिए साहब, ये जो विकास होने लगा, तो ये किनके से, क्या अंग्रेजों ने विकास किया? तो नहीं। तो इसका विकास भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा किया जाने लगा। भारतीय पूंजीपतियों के। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या मामला हुआ।
तो जो पारंपरिक हस्तकरघा उद्योग था, जिसके बल पर भारत प्राचीन काल से लेकर पूरे मध्यकाल तक वस्त्र का एक बहुत बड़ा निर्यातक बना हुआ था, और इस वस्त्र उद्योग से भी भारत के पास विश्व के सोने आते रहते थे। ठीक है। और जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके परिणाम स्वरूप और ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासनकाल जब भारत में आरंभ हुआ राजनीतिक रूप से, यानी 1757 के बाद, तो उसके बाद हमारा हस्तकरघा उद्योग पूरी तरीके से धाराशायी हो गया। और इस बात की स्वीकारोक्ति एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो 1829 से लेकर के 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाता है। उसने अपने डायरी में मेंशन किया है इस बात को कि भारत की खेती जो खेत था, जो लैंड था, वो भारतीय जुलाहों की हड्डियां से भरी पड़ी। अब विलियम बेंटिक का जो ये कोटेशंस है, ये अपने अंदर वस्त्र उद्योग के धाराशायी होने का एक इतिहास लिए हुए। ये एग्जामिनेशंस में भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसका एक्सप्लेनेशंस आप ऐसे करेंगे कि जब ब्रिटिश नीति के कारण वस्त्र उद्योग धाराशायी हुआ, तो ये वस्त्र से जुड़े हुए जो कारीगर थे या जो लोग थे, वो अपनी जीविका के लिए खेती की ओर चले गए। तो खेती पर जब दबाव पड़ा और खेती से उनको उतना आय नहीं होने लगी, तो अकालों का सामना करना पड़ा, और इन अकालों के कारण भारतीय जुलाहे मरने लगे, और इतने मरे कि भारत की खेत जो है वो जुलाहों की हड्डियों से भर गई। ये अगर कोई भारतीय के द्वारा ये कहा जाता, या भारतीय इतिहासकार के द्वारा ये कहा जाता, तो आप कह सकते थे ये बातें पक्षपातपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन जिन लोगों के द्वारा भारत का शोषण किया गया, उसी का सर्वोच्च पदधारी व्यक्ति ये बात कह रहा है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल से इसलिए दे रहे हैं, उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ब्रिटिशों के कारण 1757 के बाद जो नीतियां अपनाई गई वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, उससे यहाँ का जो पारंपरिक वस्त्र उद्योग था, जिसको हम लोग हस्तकरघा उद्योग के नाम से जानते थे, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ये अभी पूर्व में ही अच्छा एक्सप्लोरेशन करके हम बता चुके हैं। अब जमाना आ गया नए वस्त्र उद्योग लगाने का, जो मशीनों पर आधारित था। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध क्या हुआ, तो 1850 के बाद की बात है। तो 1850 के बाद भारत में आधुनिक उद्योग लगे, आधुनिक वस्त्र उद्योग लगे। आधुनिक वस्त्र उद्योग लगने का यहाँ पर अर्थ क्या है कि वस्त्र में जो मशीनों का प्रयोग होने लगा, जो पावर लूम का प्रयोग होने लगा, वो पावर लूम भारत में लगने लगा। तो आपकी जिज्ञासा होगी कि सर क्या ये अंग्रेजों ने लगाया? तो नहीं, ये उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा लगाया गया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। यहाँ पर एक चीज बताते चले कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि हमारे यहाँ पूंजीपतियों का एक ऐसा वर्ग था जो वर्ग शासकों को कर्ज दिया करता था। किसको? शासकों को। बंगाल की विजय अंग्रेजों ने जो की थी, तो उस विजय में अंग्रेजों ने पैसा ब्रिटेन से नहीं लाया था, पता है कि नहीं आपको? जो भी बंगाल को विजिट करने के लिए अंग्रेजों को पैसा खर्च हुआ था, वो यहीं के पूंजीपति अमीन चंद और जगत सेठ से लिया था, जो बंगाल का इतना बड़ा धनी व्यक्ति था। हम यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि भारत के गुलाम होने का
या भारत के विकास नहीं करने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉज ये भी था, अनकॉज के अतिरिक्त, कि यहाँ के पूंजीपतियों ने अपने पूंजी को उद्योग के क्षेत्र में नहीं लगाया, गलत हाथों में दे दी। अगर देश के परिवेश में उनकी सोच होती तो तस्वीर कुछ दूसरी होती। तस्वीर वो नहीं होती जो 200 वर्षों तक आपने स्वतंत्रता की तस्वीर देखी। देर आयद दुरुस्त आयद की कहावत चरितार्थ होते हुए भारतीय पूंजीपतियों को एहसास हुआ कि हमने 1757 में गलत किया। परिणाम ये हुआ कि 1857 का समय आते आते जो है भारतीय पूंजीपतियों का एक वर्ग ऐसा उभर करके सामने आया जो वर्ग भारत में आधुनिक उद्योग लगाने के प्रति क्रियाशील हुए। और इसमें अधिकांश जो लोग थे पूंजीपति थे वो पारसी समुदाय के लोग। पारसी समझते हैं ना? पारसी समुदाय एक्चुअली में इसका उदय ईरान में हुआ था। इसके धर्म को जरथुरुष्ट धर्म कहते थे और ये अहुर मजदा की उपासना करता था। इसके देवता का नाम था अहुर मजदा। ये सब याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव। अहुर मजदा, AHURMAJDA, अहुर मजदा। ठीक है, क्लियर हो गया? जब इस्लाम का उदय हुआ तो संपूर्ण ईरान पर इस्लाम ने कब्जा कर लिया और अधिकांश फारसी लोग जो थे वो मुसलमान बन गए, लेकिन कुछ लोग नहीं बने। तो यही पारसी लोग वहाँ से हट करके भारत के बंबई और गुजरात के सूरत के इलाकों में आकर के बस गए। तो पूरी दुनिया में अल्पमत वाली सबसे छोटे धर्म मानने वालों में से ये एक है। और ये भी विचित्र बात है कि विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है, सिर्फ भारत में। और भारत में भी सिर्फ 2 जगहों पर, एक बंबई में और दूसरा गुजरात के सूरत वगैरह के इलाका में। काफी संपन्न है ये लोग, काफी सुखी है। तो इन्हीं लोगों के द्वारा वस्त्र उद्योग को प्रश्रय दिया। बात समझ में आ रही है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसको पूंजीपति द्वारा किया गया और वस्त्र उद्योग का निम्न रूप से विकास हुआ। निम्न रूप से विकास हुआ। ठीक है ना? उसमें हम आते हैं तो आप देखिएगा, सबसे पहला क्रमवार रूप से लिख देते हैं कि प्रथम आधुनिक वस्त्र उद्योग जो लगा था वो 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट ग्लास्टर में। कहाँ? ग्लास्टर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये असफल रहा। इसलिए 1818 का जो प्रयास था उस प्रयास से भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग नहीं लगे। इसलिए ग्लास्टर में लगा प्रथम कारखाना को भारत का प्रथम आधुनिक वस्त्र उद्योग का कारखाना हम लोग नहीं मानते। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो था द्वितीय वस्त्र उद्योग का
का कारखाना 1853 ईस्वी में, या 53-54 कह लीजिए, 53 ईस्वी में मुंबई में लगा। मुंबई में जिस व्यक्ति ने लगाया उसका नाम था कवास जी नानाजी डवार। कवास जी नानाजी डवार, ये नाम याद रखिएगा। द्वारा लगाया है ना, और ये सफल रहा। पहला वाला ग्लास्टर वाला क्या हुआ, असफल, और ये सफल रहा। इसलिए इसको भारत का प्रथम कारखाना कहा जाता है आधुनिक वस्त्र। ठीक है, तो जब ये सफल रहा उसके बाद इसमें और विकास हुआ, और इसको हम लोग हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए तो वस्त्र उद्योग का उत्तरोत्तर विकास होता गया। आजादी से पहले विकास होता है, स्वतंत्रता से पूर्व वाला हम संक्षेप कर दे रहे हैं। जैसे संक्षेप में क्या वो सब डेटा यहाँ महत्वपूर्ण है, चूंकि हमको स्वतंत्रता के बाद वाला डेटा आपको दिखाना है अभी। तो साहब 81 तक आते आते लगभग 200 के ऊपर वस्त्र उद्योग के कारखाने स्थापित हो गए। 1905 तक आते आते 262 वस्त्र उद्योग के कारखाने स्थापित हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वस्त्र उद्योग काफी ज्यादा बूम कर गया। क्यों? क्योंकि मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए सारे वस्त्र भारत से ही जा रहे थे। मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे, वहां बमबारी हो रही थी, तो वहां के वस्त्र उद्योग में काम नहीं हो रहा था। इसलिए जितने मित्र राष्ट्र के देश थे, चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था, इसलिए उसके लिए सबसे उपयोगी भारत था, यहाँ से वस्त्र उद्योग मित्र राष्ट्रों को सप्लाई करे। फिर 22 का जब समय आया, विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो वस्त्र उद्योग को ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुविधाएं दी, पैट्रोनेज दिया, उससे भी इसका विकास हुआ। और उद्योग को भी दिया था, वस्त्र उद्योग को भी दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय भी जो है वो वस्त्र उद्योग को बहुत लाभ हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वस्त्र उद्योग का अपने स्थापना के बाद उत्तरोत्तर विकास होता हुआ चला गया। हमारा उद्देश्य ये है कि हम स्वतंत्रता के बाद जो वस्त्र उद्योग की भूमिका है उस पर प्रकाश डालें, उस पर पढ़ाएं। क्लियर? तो अब हम एक हेडिंग बना देते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात वस्त्र उद्योग क्या चीज? स्वतंत्रता के पश्चात वस्त्र उद्योग। इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो वस्त्र उद्योग था वो दो क्षेत्रों में विकसित हुआ।
कितने क्षेत्रों में? दो। 2 क्षेत्रों में विकसित हुआ। एक क्षेत्र जो इसका था वो मिल क्षेत्र था। और दूसरा जो क्षेत्र था वो विकेंद्रीकृत क्षेत्र था। अब देखिए कि इस मिल क्षेत्र में अगर आप आंकड़ावार बात करें तो 1950-51 में इसका योगदान 80%, ठीक है। लेकिन 2011-12 में इसका योगदान मात्र 3.8% हो गया। ये क्या चीज हम बता रहे हैं? उत्पादन में योगदान। वही विकेंद्रीकृत क्षेत्र को देखेंगे तो 1950-51 में 1950-51 में इसका योगदान 20% था। और वही 2011-12 में अगर इसका योगदान हम लोग देखें तो 96.2% हो गया। ठीक है। या 38%? नहीं, 3.8 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कि ये जो विकेंद्रीकृत क्षेत्र है इसका भी वर्गीकरण किया गया। इसका जो वर्गीकरण करेंगे उसमें जो बिजली करघा क्षेत्र है बिजली करघा जिसको हम लोग पावर लूम बोलते हैं, ठीक है, उससे 60.6% उत्पादन होता है। उसके बाद हौजरी का हिस्सा जो है वो 23.4%। और हथकरघा का अभी भी हमारे यहाँ अस्तित्व है 11.1%। ठीक है। तो अब स्वतंत्रता के पश्चात जो वस्त्र उद्योग की स्थिति है उसको समझने की जरूरत है कि इसका विकास 2 क्षेत्रों में हुआ। हमने अभी आपको बताया कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कवास जी नानाजी डवार ने 1853 ईस्वी में किया था और उसके पहले के जो वस्त्र उद्योग थे वो धाराशायी हो गए। लेकिन आज़ादी के बाद तस्वीर जो है परिवर्तित होती है, ये आपको दिखाई पड़ेगा आंकड़ों में। वो क्या कि मिल उद्योग का मतलब क्या हुआ? आधुनिक उद्योग जो एकदम न्यू टेक्नोलॉजी से कपड़ा की मिलें स्थापित हैं। और विकेंद्रीकृत क्षेत्र के उद्योग का मतलब यह है
कि पूर्ण रूप से हथकरघा उद्योग तो नहीं स्थापित हुआ, लेकिन पावर लूम और हौजरी के रूप में उद्योग, वस्त्र उद्योग उभर करके सामने आया। तो आज़ादी के बाद फौरन अगर डेटा हम लोग देखें तो चूंकि ब्रिटिश काल में मिल क्षेत्र का ही विकास हुआ था, इसलिए आप गौर से देखिए कि वस्त्र उत्पादन में 50-51 में 80% योगदान मिल क्षेत्र का था और मात्र 3.8% ही योगदान गैर मिल क्षेत्र का था, जिसमें पावर लूम, हैंडलूम ये सब आ जाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब देश की आज़ादी मिली और उसके बाद स्वतंत्रता उद्योग को प्राप्त हुआ, तो यहाँ का जो पारंपरिक वस्त्र उद्योग था वो फिर से पुनर्जीवित हो गया। यानी कौन? हैंडलूम और पावर लूम। बात समझ में आ गई? तो आप देखिए गौर से कि विकेंद्रीकृत क्षेत्र में आज़ादी का समय योगदान 20% था। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने वस्त्र उद्योग अंग्रेजों के समय लगाने शुरू किए, तो कुछ छोटे मोटे भारतीय कारीगर भी थोड़ा विकसित हो गए थे, तो उनकी प्रतिशत आज़ादी के समय तक 20% थी और 2011-12 में आकर करके ये 96% फिर विकेंद्रीकृत क्षेत्र से वस्त्र का उत्पादन होता है। और उसको 3 वर्गों में आप बांट सकते हैं। मतलब पावर लूम से सबसे अधिक हो रहा है अभी, जो आपके मानपुर में है। मानपुर में क्या है? पावर लूम है, पटवा टोली में, और हैंडलूम भी बहुत सारे, मतलब जो गरीब की तरह के वो हैंडलूम भी चलाते हैं हाथ से। हाँ, तो अधिकांश पावर लूम है। और ये हौजरी क्या है? ये भी वस्त्र उद्योग का एक पार्ट है। जैसे इसमें कपड़ों से सिले सिलाए वस्त्र का निर्माण कर, नहीं समझ रहे बात? जो पैकेजिंग करके शर्ट पैंट आपको मिलता है वो हौजरी के अंतर्गत आ जाए, तो ये भी वस्त्र उद्योग का एक पार्ट हो गया। फैब्रिक से मतलब वस्त्र तैयार करना। हाँ, तो 60% इसका योगदान, 23.4% हौजरी का, हथकरघा अभी भी बना हुआ है 11.1%। यानी वस्त्र उद्योग में अभी भी निर्धनता बनी हुई है, ये इस डेटा से पता चलता है। ठीक है, अब देखिए अगला एक शीर्षक हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वस्त्र उद्योग का योगदान आज़ादी के बाद इसका क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान है, इससे डेटा ज़्यादा आता है। इसलिए इसको जानना काफ़ी अहम होगा, ज़रूरी होगा। और इस पर जब हम लोग दृष्टिपात करते हैं तो बड़ा चौंकाने वाला तत्व भर कर करके सामने आता है। और ये क्या, पहली बात ये है कि उद्योग के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग भारत में सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कोई उद्योग नहीं है। ये तो पहला तथ्य हो गया। दूसरा तथ्य ये हो गया कि सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में, इसका इंग्लिश बोल दीजिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसका योगदान 4.0% है। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक उत्पादन में, यानी सकल औद्योगिक उत्पादन में, सकल औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14% है, सॉरी 12%। ठीक है, उसके बाद रोजगार प्रदाता के रूप में, माने कितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है, तो 3.5 करोड़ लोगों को।
कितना 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। निर्यात आय में, निर्यात आय में इसका योगदान कितना है? तो 11%। ठीक है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग की भूमिका की बात की जाए तो सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो उद्योग है भारत का सबसे बड़ा है। कृषि को अगर शामिल कर लिया जाए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसलिए उस दृष्टिकोण से भी पढ़ना अनिवार्य है आपके लिए। तब तो कृषि सबसे बड़ा उद्योग है। ये अलग बात है कि हमारे देश में कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं मिला है अभी तक, लेकिन विकास का एक मापदंड ये भी है कि कृषि भी उद्योग है। और कृषि उद्योग कब हो जाएगा? कि जब कृषि पूरी तरीके से मशीनीकृत हो जाए। तो अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो अगर कृषि को माइनस किया जाए तो बाकी जो उद्योग के परिमाण में प्रतिमान में जितने उद्योग आते हैं उसमें सबसे बड़ा है। बड़ा किस रूप में? सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान करता है, सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें नौकरी मिली हुई है, सबसे ज़्यादा इससे निर्यात होता है। ठीक है, तो इस कारण से ये सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 4.0 है। और सकल औद्योगिक उत्पाद में जितने प्रकार के उद्योग है उसमें जितना भी उत्पादन होता है उसमें वस्त्र का उत्पादन उन उत्पादनों में 12% होता है। इसके बाद रोजगार लगभग 3.5 करोड़ लोगों को मिला हुआ है। इसमें अब ये डेटा जो है वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब से रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई है तो बहुत सारे उद्योगपति जो है वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से अपने उद्योग स्थापित कर लिए हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ मजदूरों की छटनी हुई है, ख़ास तौर से बम्बई और अहमदाबाद के क्षेत्रों में। रोजगार, फिर निर्यात में जितना भी निर्यात होता है उसमें इसका योगदान कितना है? 11%। अब आ जाइए कि वस्त्र उद्योग की समस्याएं। वस्त्र उद्योग की समस्या, ये ऐसा आपको पढ़ा रहे हैं कि मेंस में भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो वस्त्र उद्योग की जो समस्याएं हैं वह है कच्चे माल की समस्या, कच्चा माल। दूसरा जो है कपास का निकृष्ट रूप, कपास का निकृष्ट रूप। उसके बाद है पुरानी मशीनरी। ये सब इसकी समस्याएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद है मंदी, ये भी एक समस्या है। उसके बाद है श्रमिक समस्या। उसके बाद है लागत का प्रश्न। तो ये सब वो समस्याएं हैं जिन समस्याओं से वस्त्र उद्योग जो है वो प्रभावित है, जूझ रही हैं। इन समस्याओं को सिर्फ आप व्याख्या कर दीजिएगा कि ये समस्याएं हैं, तो आपका पूरा एक मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि एक यूनिट के रूप में आप वस्त्र उद्योग समझने में सफल रहें। अगले क्लास में किसी दूसरे उद्योग को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।